काली मनहूस, तेरी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही। ना जाने उस लड़के ने मुझे छोड़कर तुम जैसी काली को क्यों पसंद किया। कहीं जाकर कभी कभी कुदरत भी अजीब फैसले करती है। एक ही बाप का खून, एक बेटी हुस्न की देवी और दूसरी जिसे लोग काली मनहूस कहते थे, सगी बहनें, मगर जैसे दो दुनियाओं की बासी हों, एक रोशनी एक अंधेरा, एक नाज एक नियाज, एक ख्वाबों जैसी और एक ख्वाब से भी दूर। यह कहानी है एक ऐसे ही घर की जहां दो बहनें पल रही थीं, साइमा और रमशाह। साइमा रंगत में दूध जैसी उजली, चेहरा चांद जैसा, बाल सिल्की, आवाज में शहद की मिठास। जिस गली से गुजरती लोग पलट कर देखते, औरतें दुआएं देती, मर्द नजरों में ख्वाब सजाते। माँ हर रोज उसे आईने के सामने बिठाकर कहती, मेरी गोरी चिट्टी, तू तो नसीबों वाली है। साइमा को ये बातें अच्छी लगती, बल्कि अब तो वह इन बातों में जीने लगी थी। उसका चलना, बात करना, देखना, सब में एक गुरूर था, जैसे दुनिया का हर रंग उसके चेहरे से चुराया गया हो। और फिर थी रमशाह, वही बड़ी बहन जिसे कोई देखना तक गवारा न करता। उसका रंग गहरा काला था। वह काला नहीं जो सांवला कहकर छुपा दिया जाए, बल्कि वह काला जिसे देखकर लोग निगाहें फेर लें, जैसे कोयले की राख ने उसके जिस्म को छू लिया हो, जैसे सूरज ने उस पर अपना सारा कहर उतार दिया हो। गांव में मशहूर था, जिस दिन सुबह सुबह रमशाह का चेहरा देख लो, समझो दिन बर्बाद गया। रमशाह चुप रहती, हर बात सह लेती। उसके अंदर एक दुनिया थी, खामोश मगर हसास। वह खुद को कमतर समझने लगी थी, जैसे सच में वह किसी गुनाह की सजा हो। माँ का रवैया भी अजीब था। साइमा के लिए दुआ, प्यार, खुशबू, और रमशाह के लिए सिर्फ खामोशी। कभी कभार तो रमशाह को ऐसा लगता कि उसकी यह माँ सगी है ही नहीं, वरना माँ के लिए तो उसकी औलाद ही पूरी दुनिया से खूबसूरत होती है। लेकिन यहाँ तो सारा मामला ही उलट था। दुनिया से ज्यादा तो उसकी माँ उसे झली कटी बातें सुनाती थी, और माँ की शह पर उसकी बहन साइमा का गुरूर तो उरूज पर था। वह तो कुछ समझती ही नहीं थी अपनी बड़ी बहन को। रमशाह सोच रही थी, शायद मेरी माँ भी मुझसे शर्मिंदा है, मेरे स्याह रंग से, मेरे वजूद से। मगर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन रमशाह की जिंदगी में वह अनहोनी हुई जिस पर कोई भी यकीन न कर सका। क्या किस्मत ऐसे भी पलट सकती है? प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा। हमारे समाज में बहुत से लोग हैं जो ऐसी दकियानूसी का सामना करते हैं। क्या पता हमारी आज की इस वीडियो से किसी को हौसला मिले और किसी को सबक। शाम का वक्त था। कमरा मुकम्मल सन्नाटे में डूबा हुआ था। बस कभी कभार खांसने की मध्यम आवाज या रमशाह की सिसकियां इस खामोशी को चीरती थीं। छत से लटकता पुराना पंखा धीमा धीमा शोर करता, जैसे वह भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। बिस्तर पर लेटे रमशाह के बाप की आंखें अध खुली थीं, सांसें बेतरतीब, और चेहरे पर तकलीफ के साथ एक अनजानी फिक्र के आसार वाजे थे। रमशाह अपने घुटनों के बल बैठकर उनके पांव दबा रही थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, जैसे वह सिर्फ जिस्म को नहीं, एक रिश्ता, एक आखिरी लम्स महफूज कर रही हो। उसका रंग काला गहरा कोयले जैसा आंसुओं से भीग चुका था। उसका सर झुका हुआ था, मगर उसके अंदर जो तूफान बरपा था वह किसी को सुनाई नहीं देता था। बाप की निगाहें बार बार रमशाह पर टिकती थीं। वह कुछ कहना चाहते थे, कोई राज, कोई दिलासा, या शायद महज यह कहना चाहते थे, बेटी तू सबसे प्यारी है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। मगर अल्फाज गले में ही फंस गए, जबान साथ छोड़ चुकी थी। चारपाई के करीब बैठी साइमा और उसकी माँ आपस में बात कर रही थीं। जब उसकी माँ ने कहा, यह रमशाह तो मनहूस है, हर बार जब यह किसी के करीब गई है कुछ न कुछ बुरा ही हुआ है, और अब इसकी नहुसत ने तेरे बाप को भी नहीं छोड़ा। हाँ अम्मी, उसे वहां से हटा दें। अगर आखिरी वक्त में इसका साया पड़ गया तो अब्बा की रूह भी बेचैन हो जाएगी। रमशाह ने यह सब सुन लिया। दिल चाहा कि चीख उठे, पूछे, किस जुर्म की सजा है यह? क्या मेरी रंगत इतनी बड़ी सजा है कि बाप के आखिरी लम्हात में भी तुम्हें मेरी मौजूदगी गवारा नहीं? मगर वह कुछ न बोली, सिर्फ बाप के कदमों में झुककर एक आखिरी सांस के साथ उनकी आंखों से वह खामोश दुआ ले ली जो लफ्जों से अदा न हो सकी। और अगले लम्हे बाप की सांसें थम गईं। रमशाह जिस माँ को दिल से अपनी सगी माँ ही समझती आई थी, दरअसल वह उसकी सगी माँ नहीं थी। और यही नहीं, एक और बहुत बड़ा राज था जो रमशाह की जिंदगी में तूफान बर्पा करने वाला था। क्या मुखलिस होने के लिए सगे रिश्ते होना जरूरी है? क्या इंसानियत मर जाती है? दोस्तों, ये कहानी आपकी आंखों में आंसू ले आएगी। जैसे ही बाप का जनाजा उठा, रमशाह की जिंदगी का असली इम्तिहान शुरू हुआ। कभी जो कमरा उसका था, अब वह सिर्फ साइमा के कपड़ों का स्टोर बन चुका था। रमशाह को पीछे वाले छोटे अंधेरे कमरे में मुंतकिल कर दिया गया, जहां न खिड़की थी न रोशनी, सिर्फ एक बोसीदा बिस्तर और दीवार पर टंगी एक पुरानी कील।
जहां वह अपना इकलौता दुपट्टा लटका दिया करती थी। घर का हर काम अब रमशाह के सर था। सुबह उठना, सहन धोना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, भैंसों को चारा डालना, चूल्हा जलाना, और इन सब के बदले में साइमा की झिड़कियां और मां की खामोश हिकारत। देखो तो अब नौकरानियों जैसी लगती है, मगर है भी तो वही। साइमा अक्सर हंसते हुए कहती, रंग काला, नसीब काला, और अब जिंदगी भी। रमशाह खामोश रहती। उसकी खामोशी गूंगी नहीं थी, बल्कि एक चीखती हुई फरियाद थी जो सिर्फ उसी ने सुनी। बाप जो अब दुनिया में नहीं रहा था। कभी कभार रात को जब सब सो जाते, वह आसमान की तरफ देखती और बस इतना कहती, अब्बा अगर आप होते तो क्या सब ऐसा ही होता? क्या मैं वाकई मनहूस हूँ? माँ जो अब सिर्फ साइमा की माँ थी, उसे किसी काबिल न समझती। साइमा के लिए हर चीज बेहतरीन, और रमशाह के लिए जो बच जाए। अगर कोई रिश्तेदार आ जाए तो रमशाह को घर के पिछले हिस्से में बंद कर दिया जाता, ताकि कोई उसका काला रंग न देख ले, जैसे वह सिर्फ शर्मिंदगी हो। मगर रमशाह वह सब्र का पुतला थी। उसके दिल में कभी नफरत नहीं आई, न माँ के लिए न बहन के लिए। वह बस दिन गिनती रही, जैसे किसी खामोश वादे पर जी रही हो कि एक दिन कुछ बदलेगा। और इसी सब्र के दायरे में रमशाह के अंदर एक खामोश ताकत पलने लगी थी। ऐसी ताकत जो अभी खामोश थी, मगर वक्त आने पर दुनिया को हैरान कर देगी। एक दिन एक अधेड़ उम्र औरत आंगन में बैठी साइमा की माँ गुलनाज बेगम को बता रही थी, अरे गुलनाज, ये साथ वाले गांव में चौधरी का बेटा बाहर के मुल्क से पढ़कर आया है। बहुत खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, अमीर खानदान है, और मैंने सोचा क्यों न तेरी साइमा की बात चला दूं। ऐश करेगी तेरी बेटी, बस अपने घर का कुछ हुलिया बेहतर बना लेना, ताकि वो लोग आई तो उनको तुम लोग भी कुछ ठीक ठाक खाते पीते घर के लगो। गुलनाज बड़ी खुश हुई और जल्दी से साइमा को आवाज दी, अरे साइमा, जल्दी से शरबत बनाकर लेकर आ, देख तेरी खाला कितनी खुशखबरी लाई है। साइमा के कानों में जैसे ही यह बात पड़ी तो वह 1 मिनट में मीठी छुरी बनते हुए किचन में घुसी और रमशाह को बाजू से पकड़कर झंझोड़ते हुए बोली, 1 मिनट में ठंडा शरबत तैयार करके दे। रमशाह से शरबत बनवाकर वह बाहर लाई और कहने लगी, खाला तेरे लिए स्पेशल अपने हाथों से ठंडा शरबत बनाकर लाई हूं, पीकर देख तो सही। रिश्ते करवाने वाली ने शरबत पिया और कहने लगी, अरे वाह गुलनाज, तेरी बेटी जिस कदर खूबसूरत है, उतना ही जायका भी उसके हाथ में है। देख लेना, पहली ही नजर में बात पक्की हो जाएगी। गुलनाज तो मानो आसमानों में उड़ रही थी, इस बात से अनजान कि उसके ये सारे ख्वाब पल भर में जमीन बोस होने वाले हैं। पूरे घर में तैयारियां शुरू कर दी गईं। अगले दिन लोग साइमा के रिश्ते के लिए आ रहे थे। घर को खूबसूरत सा साफ सुथरा करवाया गया और ये सारे काम रमशाह की जिम्मेदारी थी। गुलनाज बेगम चारपाई पर बैठी, हाथ में चाय का कप पकड़े, रमशाह को हुक्म पर हुक्म दे रही थी। अरे ओ मनहूस मारी, क्या तेरे हाथों में जान नहीं रही, या दिल में हसद के शोले भड़क रहे हैं कि मेरी बेटी का नसीब इतना अच्छा चमकने वाला है और तू तो सारी जिंदगी इस घर में नौकरानी बनकर रहेगी। तुझ जैसी काली को कौन अपनाएगा? तुझे तो कोई अपने घर में काम वाली मासी भी न रखे। ये तो हमारा ज़र्फ है जो तुम्हारे वजूद को अपने आंगन में बर्दाश्त करते हैं। मेरी तो एक ही बेटी है और वह है साइमा। न जाने किस गुनाह के बदले तू मेरे पल्ले पड़ गई है। न रुकने वाली जबान थी गुलनाज बेगम की, जो बस चले जा रही थी। रमशाह के दिल पर जख्म से होते जा रहे थे। वह आंसुओं को छुपाती, इन बातों को सहती हुई सुबह से शाम हो गई। घर के हर काम में वह लगी रही। वहीं साइमा जो अपने कमरे में खुद को सजाने संवारने में मशगूल थी, एक कीमती खूबसूरत तरीन जोड़ा पहने, हाथों में गुलाब के गजरे, बालों को सलीके से सेट किए, वह सुर्ख शलवार कमीज में उस वक्त कोई आसमान से उतरी परी लग रही थी। और बड़े इतराते हुए वह मरियम के पास से गुजरी। मरियम की तरफ देखकर उसने कराहत भरी नजर उस पर डाली और कहने लगी, खबरदार जो मेरी तरफ देखा, तुम्हारी नजरों की नहुसत मुझ पर पड़ गई तो यह न हो बात बनते बनते रह जाए। वह चलती हुई गुलनाज बेगम के पास गई। गुलनाज बेगम अपनी बेटी की खूबसूरती देखकर उसके सदके वारी जा रही थीं और तभी साइमा कहने लगी, अम्मी देख, मेहमानों के आने से पहले इसे कहीं छुपा देना। अगर यह मुझे जरा सी भी नजर आई या इसकी नहुसत का साया मुझ पर पड़ा तो मैं इसे जान से मार डालूंगी। जैसे ही सारा काम खत्म हुआ, गुलनाज बेगम ने एक रौबदार आवाज में कहा, अरे ओ कमबख्त, जाकर स्टोर रूम में मरसड़ वहीं और दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। खबरदार जो बाहर निकलने की कोशिश भी की तुमने। रमशाह जिसकी भूख से हालत बुरी थी, सुबह की एक रोटी खाई थी। पूरा दिन वह काम में लगी रही, मगर अब मेहमानों के जाने के बाद ही बचे हुए खाने में से उसे कुछ खाने को मिलना था। तब तक उसे इंतजार ही करना था। वह सब्र करती अपने कमरे में चली गई। कुछ ही लम्हात के बाद वह लोग एक बड़ी सी चमचमाती गाड़ी में गुलनाज बेगम के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। गुलनाज बेगम, जो उस वक्त बहुत खुश अखलाक बनी हुई थी,
उन लोगों की खातिरदारी में लगी थी। सब लोग बैठे थे। साइमा जो किचन में बना बनाया हुआ सब कुछ उठाकर टेबल पर लगाने लगी। जब वह अमीर लड़का जो उस वक्त शलवार कमीज में मलबूस बहुत खूबसूरत जवान लग रहा था, वह अपना फोन उठाकर कान से लगाते हुए कॉल सुनने के बहाने घर के आंगन में एक साइड पर निकला, जहां उसके कानों में किसी के रोने सिसकने की आवाज पड़ी। वह हैरान हुआ और उसके कदम खुद ब खुद एक पुराने से कमरे की तरफ बढ़े, जहां एक बोसीदा सी खुली खिड़की में उसकी नजर पड़ी एक स्याह कोयले की मानिंद काली लड़की पर, जो दुपट्टा सर पर अच्छे से लिए जाए नमाज पर बैठी नमाज पढ़ते हुए अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ा कर रो रही थी। जैसे वह बता रही थी, या अल्लाह, तेरी दुनिया के लोग कितने संगदिल हैं। मैं भी तेरी ही बनाई हुई बंदी हूं, जिसे सिवाय नफरत के कुछ नहीं मिलता। उसका एक एक लफ्ज जैसे उस लड़के के दिल पर लग रहा हो। उस काली रंगत के पीछे भी उसे मासूमियत और शफाफियत नजर आई। वह फौरन अपनी माँ के पास पहुंचा, जहां सब लोग बैठे थे, और उसने पूछा, वहां लड़की कौन है उस कमरे में? गुलनाज बेगम और साइमा के तो जैसे होश ही उड़ गए। गुलनाज बेगम जल्दी से बात बनाते हुए बोली, अरे अच्छा, वह हमारे घर में काम वाली ही समझ लो। वह उसी का कमरा है, वहीं रहती है। हम ज्यादा उस पर काम का बोझ नहीं डालते, वह ज्यादातर कमरे में ही रहती है। लेकिन न जाने उस लड़के को क्या गौलत लगा। उसने अपनी माँ को एक साइड पर बुलाया और कहा, मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं, लेकिन अगर आप शादी करना चाहती हैं तो मैं उसी लड़की से करूंगा जो मैंने अभी कुछ देर पहले स्टोर रूम में देखी है। लड़के की माँ ने कहा, माफ करना बहन, मेरे बेटे को साइमा नहीं बल्कि जीवन साथी के तौर पर वही लड़की पसंद आई है जो स्टोर रूम में बंद थी, क्योंकि मेरे बेटे को ये रंगो नुमाइश, ये सब चीजें पसंद नहीं। उसे सादगी और खुलूस वाली लड़की चाहिए। मेरा बेटा बाहर के मुल्क रहा है, उसने बहुत खूबसूरत से खूबसूरत चेहरे देखे हैं, मगर वह एक मासूम सी लड़की अपनी जिंदगी में चाहता है। हम साइमा को धुतकार नहीं रहे। वह बहुत खूबसूरत है और उसका नसीब भी उसके जैसा ही खूबसूरत होगा। अगर इजाजत हो तो हम उस सादा मिजाज बाअदब लड़की के बारे में सोचना चाहेंगे। ये अल्फाज घर के आंगन में झलझले की तरह गूंजे। साइमा का गुरूर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी माँ का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। क्या कहा रमशाह? वह मनहूस, वह काली, उससे रिश्ता करोगे? बहन, अगर तुम लोगों को मेरी चांद जैसी बेटी पसंद नहीं तो इस घर से जा सकते हो। माजरत के साथ यह कहते हुए गुलनाज बेगम ने उन लोगों को वहां से निकाल दिया। उस रात घर में तूफान बरपा हो गया। मेहमानों के जाने के बाद रमशाह बेचारी की किस्मत फूट पड़ी थी। दोनों माँ बेटियों ने अपना पूरा गुस्सा उसी पर निकाला। जितना उसे मार सकती थीं, मारा। इल्जाम लगा सकती थीं, लगाए। रमशाह पर इल्जाम लगाया गया। तहमतें लगीं कि वह अपने रंग को छुपाकर मर्दों को जाल में फंसाती है। साइमा ने उसे बालों से पकड़कर जमीन पर फेंका। रमशाह ने कुछ नहीं कहा, बस सुना, जैसे वह आदतन सुनने की मशक कर चुकी हो। और फिर रात के आखिरी पहर उसने एक कागज पर चंद सतरें लिखी। मैं जा रही हूं ताकि तुम लोग सुकून की सांस ले सको। मेरा काला रंग अब तुम्हारी राह में नहीं आएगा। मेरी मौजूदगी शायद वाकई नहुसत है, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी शायद किसी की राहत बन जाए। रब निगहबान हो, तुम सबका भी और मेरा भी। और फिर वह चली गई, तन तनहा, खाली हाथ, बगैर कोई निशान छोड़े। रमशाह कई घंटों, कई दिनों तक चलती रही। नंगे पांव, प्यासे लब, खाली आंखें। वह भटकती रही, दरख्तों के नीचे सोती, नदी से पानी पीती और रातों को आसमान को तकती, जैसे कोई उम्मीद तलाश कर रही हो। एक दिन वह जंगल के बीच एक दरवेश सिपत बुजुर्ग के पास जा पहुंची। सफेद लिबास, हाथ में आसा और आंखों में दुनिया का सारा इल्म। रमशाह को देखकर वह चौंके, जैसे किसी भेद से पर्दा हट गया हो। उन्होंने रमशाह को बैठने का इशारा किया। उसका चेहरा देखा, नब्ज पर हाथ रखा और फिर चंद लम्हों बाद आहिस्ता से कहा, बेटी, तुम्हारी दास्तान सुनने से पहले ही मैं ये राज जान चुका हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे जख्मों को कुरेदूंगा नहीं, बल्कि तुम्हारे जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश करूंगा। बेटी, यह रंग तेरा नसीब नहीं, बल्कि किसी की नीयत की मार है। तुझे बचपन में कुछ पिलाया गया, जड़ी बूटियों से बना झर, जो आहिस्ता आहिस्ता तेरे हुस्न को निगलता गया। ये काला रंग, ये बदशगुनी की बातें सब झूठ हैं। तू वह है जिसे छुपाया गया, दबाया गया। रमशाह की आंखों से आंसू बहने लगे, न खौफ के, न हैरत के, बल्कि सच जान लेने के बाद। क्या वाकई? क्या मैं बदसूरत नहीं हूँ? उसकी आवाज में वही मासूमियत थी जो बचपन में माँ की गोद तरसती थी। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा। तेरी वह माँ, जिसे तू आज तक सगी माँ समझकर ममता पाने के लिए, माँ के प्यार को पाने के लिए तरसती रही, वह दरअसल तेरी माँ थी ही नहीं। बुजुर्ग के मुंह से निकलने वाला एक एक लफ्ज सुनकर रमशाह का दिमाग जैसे सुन्न हो रहा था। वह इन बातों पर यकीन नहीं करना चाहती थी, मगर कैसे न करती? आंखों देखे सच को कैसे झुठला सकती थी? फिर उसे अपनी माँ की गई एक एक ज्यादती याद आने लगी। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। फिर बुजुर्ग ने बताया कि तेरी पैदाइश पर तेरी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई थी।
वक्त गुजरने के बाद एक दिन जब तेरे बाप ने दूसरी शादी की तो तभी से तेरी सौतेली माँ ने दिल में हसद का बीज बो लिया था। वह तेरी खूबसूरती से जलती थी। फिर जब उसकी अपनी बेटी पैदा हुई तो उसे लगा शायद तू खूबसूरत होने की वजह से उसकी बेटी का नसीब खा जाएगी। मगर वह औरत यहीं पर नहीं रुकी। उसने किसी माहिर तबीब से कोई ऐसी जहरीली जड़ी बूटी तुम्हें खिलाई जिससे तुम्हारी खूबसूरती कालिक में बदल गई और उसने हमेशा अपनी बेटी को ही फौकियत दी। बेटी, तुझे रब ने खूबसूरती से बनाया है और दुनिया ने कालिक से ढांप दिया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तू खुद को पहचाने। जंगल के बीच एक छोटा सा कच्चा आंगन, एक छप्पर और पीछे झाड़ियों से छुपा एक हर्बल बाग था। मगर वही जगह उसके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा बनने जा रही थी। बुजुर्ग ने खामोशी से इलाज शुरू किया। हर सुबह रमशाह जिस्म पर खास जड़ी बूटियों का लेप करती, उसकी खुराक बदली जाती और मुकर्रर तावीज़ात के जरिए रूहानी सफाई की जाती। पहले हफ्ते में रमशाह को लगा जैसे उसके अंदर की गिरहें खुलने लगी हैं, जैसे बरसों से कोई अंधेरी धुंध उसकी जिल्द, उसकी आंखों, उसके वजूद पर छाई हुई थी और अब आहिस्ता आहिस्ता वह छटने लगी हो। तीसरे हफ्ते में आईने ने वह राज दिखाया जो वह कभी सोच भी नहीं सकती थी। उसकी जिल्द निखरने लगी थी। वह रंग जो कोयले जैसा सियाह था अब धीरे धीरे रोशनी जज्ब करने लगा था। और फिर एक सुबह जब वह जागी और आईने में चेहरा देखा तो उसके अंदर जैसे झलझला आ गया। नीली आंखें, हाँ नीली, वे आंखें जिन्हें उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और रंग गोरा, शफाफ, बेदागा। रमशाह का सांस रुक गया। वह कांपती हुई बुजुर्ग के पास गई, जैसे पूछना चाहती हो, यह मैं हूं? बुजुर्ग ने उसे खामोशी से देखा, फिर कुछ देर बाद एक गहरी सांस लेकर कहा, अब तुम खुद को पहचानने लगी हो बेटी। मगर अभी एक राज बाकी था। एक रात रमशाह की आंख अचानक खुली। हुजरे के बाहर बुजुर्ग किसी से धीमी आवाज में बात कर रहे थे। वह चुपचाप दबे कदमों से करीब गई। हाँ, वह जड़ी बूटी तुमने ही दी थी ना, बचपन में जब वह 1 साल की थी। ये आवाज बुजुर्ग की नहीं थी, ये किसी और मर्द की आवाज थी, किसी पुराने शनासा की। बुजुर्ग ने आह भरी। हाँ, मगर मैं नहीं जानता था कि वह किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तुमने उसे बेखबरी में दिया और वह जहर इस बच्ची को पिलाया गया ताकि उसका हुस्न छुप जाए। यह सब उसकी सौतेली माँ का खेल था। रमशाह का दिल धक से रह गया। यानी वह जो बरसों से अपनी किस्मत समझती रही, वह दरअसल एक साजिश थी और उस साजिश में शामिल लोग वही थे जिन्हें वह अपना समझती रही। आंखों से आंसू बहने लगे, न इसलिए कि उसके साथ जुल्म हुआ, बल्कि इसलिए कि उसने खुद को गुनाहगार समझकर हर जुल्म बर्दाश्त किया। अगली सुबह बुजुर्ग ने रमशाह के हाथ में एक खत थमाया। यह मेरे बेटे के नाम है, जो शहर में एक बड़ा अस्पताल चलाता है। तुम अब सिर्फ खूबसूरत नहीं, तुम इल्म के उस खजाने की वारिस हो जो मैं तुम्हें दे चुका हूं। तुम वहां जाओ और दुनिया को दिखाओ कि सच्चाई और सब्र का रंग सबसे ज्यादा रोशन होता है। रमशाह ने वह खत सीने से लगा लिया और उस लम्हे पहली बार उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई वह उसकी पहचान बन गई। यह रमशाह थी, दोबारा पैदा हुई सच्चाई के बतन से। शहर का वह अस्पताल एक शानदार इमारत था, बुलंद ओबाला, जदीद सहूलियतों से मुज़य्यन। डॉक्टर अजलान, जो बुजुर्ग का बेटा था, रमशाह अस्पताल में दाखिल हुई। डॉक्टर अजलान, जिसकी तस्वीर बुजुर्ग ने उसे दी थी, वह सीधी डॉक्टर अजलान के पास गई। उसे बताया कि मुझे आपके बाबा ने आपके पास भेजा है और यह खत दिया है। उस खत में बुजुर्ग ने लिखा था कि यह लड़की जिसे मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, इससे मैंने तमाम जड़ी बूटियां और अपना हर हुनर इस लड़की को सिखा दिया है। ये इस अस्पताल में लोगों की जिंदगियों के लिए बाइसे उम्मीद साबित होगी। डॉक्टर अजलान ने पहली मुलाकात में ही उसके लहजे की नरमी, बात करने का अंदाज, मरीजों से पेश आने की आजिजी और तिब्ब के इल्म पर महारत देखकर जान लिया, ये औरत सिर्फ खूबसूरत नहीं, ये मुकम्मल है। रमशाह ने मुख्तसर वक्त में अस्पताल का निजाम बदल कर रख दिया। मरीजों के लिए रियायत, अमले के लिए तरबियत और सबसे बढ़कर अखलाक का। अस्पताल के स्टाफ में पहली बार मुस्कुराहट दिखाई दी। मरीजों की दुआएं बढ़ने लगीं, अखबारों में खबरें छपने लगीं। एक नई डॉक्टर ने शहर की फिजा बदल दी। अजलान चुपचाप सब कुछ देख रहा था। पहले हैरान हुआ, फिर मुतासिर और फिर खो गया। वह हर रोज रमशाह को काम करते देखता और हर रोज उसके दिल में एक और पर्दा हटता गया। कभी कभार वह खुद से कहता, क्या ऐसा भी मुमकिन है कि कोई औरत इतनी खूबसूरत हो और फिर भी इतनी सादा। एक शाम जब सूरज का रंग सोने जैसा था, अजलान ने रमशाह से कहा, तुम्हें देखकर मुझे लगता है खूबसूरती सिर्फ जिल्द पर नहीं होती, असल खूबसूरती वह होती है जो दर्द सहने के बाद भी मुस्कुरा सकती है। रमशाह ने नजरें झुका लीं। उसके दिल में जैसे बरसों का बोझ हल्का हो गया। एक शाम वही बुजुर्ग अपने बेटे के घर में आए, उसी घर में जहां वह अकेला शहर में रहता था और रमशाह हर वक्त अस्पताल में ही रहती थी। बुजुर्ग ने अपने बेटे से रमशाह के बारे में पूछा तो बेटा जैसे रमशाह की तारीफें करता चला गया।
इसमें खोसा गया बुजुर्ग मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बेटा, अल्लाह ने फैसला किया है, मैं तुम्हारी शादी करूंगा और इस लड़की से बेहतर तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। बुजुर्ग के मुंह से यह बात सुनकर अजलान तो जैसे खुशी से निहाल ही हो गया। कुछ वक्त में इन दोनों का निकाह हुआ। वक्त यूं ही गुजरता रहा। वे दोनों एक साथ बहुत खुश थे। डॉक्टर अजलान ने रमशाह को बहुत इज्जत और मोहब्बत दी। अब वे दोनों मिलकर अपने अस्पताल को देख रहे थे और अवाम के लिए वे एक शिफा का सबब बन रहे थे। अब वह सिर्फ रमशाह नहीं थी, वह डॉक्टर रमशाह अजलान थी, एक अस्पताल की मालकिन और हजारों दिलों की मसीहा। और सबसे बढ़कर वह लड़की जो कल तक छुपाई जाती थी, आज सुर्खियों में जगमगा रही थी। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि वक्त ने अभी अपना सबसे बड़ा फैसला सुनाना बाकी रखा है। वक्त वह सबसे बड़ा मुंसिफ है। वह किसी को भूलता नहीं, न हुस्न को, न गुरूर को, न खामोशी को, न जुल्म को। साइमा शायद यह भूल गई थी, या शायद वह कभी यह जान ही न सकी कि गुरूर का ताज हमेशा जमीन पर गिरने के लिए बनता है। उसका शौहर, जिसे बहुत अमीर और खूबसूरत समझकर उसकी मां ने साइमा की शादी उससे करवाई थी, जिस पर वह नाज किया करती थी, एक दिन जुए में सब कुछ हार गया। घर, जेवर, गाड़ी, यहाँ तक कि इज्जत भी। एक तलाकनामा उसके हाथ में थमा दिया गया और वह जो खुद को महलों की शहजादी समझती थी, वक्त की बेरहमी ने उसे पांव में चप्पल के बिना सड़क पर ला खड़ा किया। और माँ, वह माँ जो हर वक्त दूसरों को मनहूस कहती थी, अब खुद बिस्तर पर पड़ी एड़ियां रगड़ रही थी। जबान से बस कराहने की आवाज आती, आंखों में खालीपन और कफे अफसोस। कोई सुनने वाला न था, कोई तीमारदार न था। जब जिंदगी के दरवाजे सब बंद हो गए, 2 वक्त की रोटी खाना भी इन माँ बेटियों के लिए मुहाल हो गया, तब साइमा ने अपने दिल से अपने गुरूर को निकाला और अपनी अना को जमीन बोस किया। उसने सोचा, जिंदगी गुजारने के लिए 2 वक्त की रोटी तो जरूरी है, जिसे कमाने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। और अब वह काम की गरज से शहर आई। कहीं काम न मिला तो वह अस्पताल पहुंची, जहां सफाई के लिए काम वाली की जगह खाली थी। साइमा ने जल्दी से वह नौकरी ली और अस्पताल में मासियों वाला काम करना शुरू कर दिया। साइमा ने शर्मिंदगी की सिली सीने पर रखकर वहां मासी की नौकरी की दरख्वास्त दी। वही हाथ जो कभी मेहंदी से सजे होते थे, अब झाड़ू थामे फर्श रगड़ते थे। और वही नजरें जो कभी दूसरों को हकारत से देखती थीं, अब हर चेहरे से बचती फिरती थीं। दोपहर की रोशनी कॉरिडोर में उतर रही थी। साइमा जमीन पर झुकी हुई थी, हाथ में झाड़ू, पसीने से शराबोर, चेहरा बुझा हुआ, आंखों में थकान और अंदर से टूटी हुई। अचानक उसने कुछ कदमों की आहट सुनी। वह सीधी हुई और फिर जैसे वक्त वहीं रुक गया। सामने रमशाह खड़ी थी, एक सफेद डॉक्टर कोट, कंधे से नीचे गिरते हुए चमकते बाल, नीली आंखें जो अब शर्मिंदा नहीं पुरएतमाद थीं। उसके साथ अजलान था, उसका शौहर, उसका फखर। दोनों हंसते हुए किसी केस पर बात कर रहे थे, लेकिन साइमा की आंखें रमशाह पर जम गई थीं। यह वही रमशाह थी जिसे उसने मनहूस कहा था, जिसे दरवाजे के पीछे छुपा दिया था, जिसके स्याह रंग को तानों से दागदार किया था। और आज वह स्याही रोशनी बन चुकी थी, हुस्न का ऐसा रूप जिसे देखकर सिर्फ रश्क किया जा सकता था। रमशाह की निगाह साइमा पर पड़ी। उसने लम्हा भर को उसे देखा। कोई तंज, कोई गुरूर, कोई हिसाब चुकता नहीं किया, सिर्फ एक नजर जो सब कह गई। साइमा की आंखों में पानी आ गया। वह कुछ कहना चाहती थी, शायद माफी, शायद वजाहत, मगर अल्फाज नहीं निकले। सिर्फ झाड़ू थामे, सर झुकाए वह वहीं खड़ी रही, जैसे खुद से भी शर्मिंदा हो। रमशाह आगे बढ़ी। अजलान ने पूछा, क्या हुआ? रमशाह ने बस इतना कहा, कुछ नहीं, वक्त अपना काम कर रहा है। और उस लम्हे वक्त ने वाकई इंसाफ कर दिया था। साइमा को इस अस्पताल में काम करते अब कई हफ्ते हो चुके थे। हर सुबह वह झाड़ू उठाती, वार्ड के कोनों से गर्द साफ करती और दिल में एक कांटा लिए हर उस चेहरे को देखती जो उसे याद दिलाता था कि कभी वह भी ऐसी नजरों से दूसरों को तोला करती थी। एक दिन रमशाह के कमरे में खबर पहुंची कि एक खातून बेहोश होकर वार्ड में लाई गई है। हालत तशवीशनाक है और यह खातून काम करने वाली मासी साइमा की मां है। पिछले कुछ सालों से वह बिस्तर से नहीं उठी। रमशाह ने फाइल देखी और दिल की धड़कन थम गई। नाम? गुलनाज बीबी। वही मां, वही सौतेली मां जिसने कभी उसके स्याह रंग पर नहूसत का लेबल लगा दिया था। रमशाह ने फाइल बंद की, आंखें बंद की और लम्हा भर को वही छोटा सा कमरा याद आया जहां वह अंधेरे में बंद कर दी जाती थी, जहां खिड़की न थी, रोशनी न थी। सिर्फ एक सवाल था, क्या मां भी मुझसे नफरत करती है? और आज वही मां उसकी मदद की मोहताज थी। रमशाह ने बिना एक पल जाया किए इलाज का आगाज किया। दिन रात इंजेक्शन, ड्रिप, दवाइयां, तीमारदारी, यहां तक कि एक रोज मां की आंखें खुली। वह रमशाह को पहचान न सकी, मगर उसके लम्ज में वही नरमी, वही खुलूस पाया जो सिर्फ एक सच्ची बेटी के हाथों में हो सकता है। बीबी, तुम कौन हो? गुलनाज बीबी ने कांपती आवाज में पूछा। रमशाह ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा,
वह जिसे आपने कभी बेटी नहीं समझा। खामोशी छा गई, एक खामोश चीख जैसे पूरी फिजा में गूंज गई हो। और फिर रमशाह ने साइमा को भी अपने कमरे में बुलाया। साइमा नजरें झुकाए, खामोश, जैसे जमीन भी उसे कबूल करने से इनकार कर दे। रमशाह ने उसके हाथ में एक फाइल थमाई। ये अस्पताल का नया प्रोजेक्ट है, पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट। मुझे यहाँ एक जिम्मेदार, शाइस्ता और तजुर्बेकार इंसान की जरूरत है। क्या तुम संभाल सकती हो? साइमा ने आंखें उठाकर रमशाह को देखा। वह आंखें जो कभी काली थीं, आज नीली नहीं बल्कि नूर से भरपूर लग रही थीं। तुम मुझे माफ कर सकती हो? साइमा की आवाज में नमी थी। मैंने माफ किया नहीं, मैंने कभी बद्दुआ ही नहीं दी। मेरी लड़ाई तुमसे नहीं थी, तुम्हारी सोच से थी, और अब वह सोच हार चुकी है, तो नफरत का क्या फायदा। उस दिन अस्पताल की सबसे रोशन राह पर रमशाह चलती गई और पीछे पीछे साइमा, जो अब अपनी खूबसूरती पर नहीं, अपनी बहन की अजमत पर रश्क कर रही थी। यह कहानी थी एक स्याह रंगत वाली लड़की की, जिसने दुनिया की सफेदी से नहीं, अपने सच, अपने सब्र और अपनी अजमत से दुनिया को जीता। और अगर आप भी इस रोशनी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी यहां सिर्फ कहानी नहीं, एक सबक होती है।